हिंद दोस्तों, मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज से आपकी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ PYQ सीरीज, जो कि आपके SSC GD में पूछे गए हैं। तो चलिए स्पेशल ट्रिक के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। पूछा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, कोई स्फीयर है और उसके वो जो स्फीयर है ना, उस स्फीयर के जो रेडियस है उसमें क्या किया जाता है, 5% क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। तो उसका जो क्षेत्रफल है, जो इसका क्षेत्रफल है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, त्रिज्या में क्या हो रहा है, 5% की इंक्रीज हो रही है। त्रिज्या क्या हो रही है, 5% की इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे 2 बार इंक्रीज हो रहा है ना। देखिए देखिए यहाँ पे जो ये r है ना, ये क्या है, ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या हो रही है, 2 बार इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल में 2 बार इंक्रीज होगा, 2 बार बढ़ेगा। तो 2 बार बढ़ने के लिए क्या करेंगे, एक बार +5 लिखेंगे, फिर प्लस क्या करेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, फिर 5 × 5/100 करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 25 और ये इसका एक 0 का पॉइंट हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका आंसर 10.25% का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 बार इंक्रीज क्यों किया है 5 को, क्योंकि इसका क्षेत्रफल में पूछा है ना इंक्रीज। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम देख लिए क्या होता है, उसी हिसाब से अगर 2 बार इंक्रीज है तो मैंने 2 बार कर दिया। अब देखिए वॉल्यूम के साथ क्या होता है, अगर वॉल्यूम यहाँ क्षेत्रफल की जगह आपका वॉल्यूम पूछे, आयतन पूछे कि आयतन में कितना वृद्धि हो रही है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आयतन में क्या होता है, क्यूब होता है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे 10.25 है, आ गया, 2 बार इंक्रीज करने के बाद आ गया, फिर आप क्या करेंगे, फिर +5 कर देंगे, 10.25 × 5/100 कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आयतन में इंक्रीज करते हैं, कैसे आपके ये क्षेत्रफल में इंक्रीज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का मतलब होता है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, तो का आयतन दिया गया है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। देखिए ऐसे शंकु होता है, देखिए यहाँ पे शंकु होता है ना, तो क्या दिया गया है, इसका दिया गया है ऊंचाई दिया गया है, हाइट क्या दी गई है, हाइट है h दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और दिया गया है आयतन। तो जो शंकु होता है उसका आयतन क्या होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr² × h, ये होता है इसका आयतन। अब यहाँ पे आयतन तो दिया गया है, आयतन दिया गया है 392 पाई दिया गया है, = 1/3 पाई, और रेडियस दिया गया है, रेडियस नहीं दिया गया, ऊंचाई दी गई है। इसका मतलब हमें क्या पता करना है, रेडियस पता करना है। ऊंचाई कितनी है, 24। ठीक है, 3 8 जा 24 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 8 4 जा 32, और 32 हो गया तो 7 हो गया, 8 9 जा 72। तो r क्या हो जाएगा, r² = 49 आ रहा है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से रेडियस पता चल गया, लेकिन हमें पता क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। ये जो वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल पता करना है। ये देखिए l है और ये r है। ठीक है, तो एक चीज और होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr/l। ठीक है, चलिए सॉरी, अब यहाँ पे जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें हमें L नहीं पता है ना, क्योंकि हमें R पता है। देखिए R पता है, 7 है और ये 24 है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ट्रिपलेट में क्या था, 7 था, 24 था, और कितना था, 5 हो जाएगा, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 25। इसका मतलब निश्चित रूप से L क्या है, 25 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे L की वैल्यू आ गई। ठीक है, पाई का ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई रेडियस
कितना है 7 है और मल्टीप्लाई आर एल कितना है, एल आया है 25, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पाई देख रहे हैं तो आप पाई की वैल्यू मत रखने लगिए, क्योंकि आपके जो ऑप्शन है उसमें पाई दिया गया है, इसका मतलब हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 15 16 17 हो जाएगा, 117 देखिए 175 क्या आ जाएगा, 175 पाई आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहे हैं, दो बेलनाकार डिब्बों का आधार समान आकार का है, प्रत्येक का व्यास 14 सेंटीमीटर है, एक डिब्बे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो बेलनाकार डिब्बा है, इसका मतलब होगा कि इस तरह का कोई डिब्बा होगा, ठीक है, ये बेलनाकार डिब्बा होगा, ठीक। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक का जो व्यास है, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर व्यास है। और ऊंचाई क्या है, एक डिब्बे की जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, और दूसरे डिब्बे की जो ऊंचाई है वो जो हाइट है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, बेलन के आयतन का अनुपात क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अब इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये देखिए आयतन का एक आयतन, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, ठीक है, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, और ये H1 और ये H2, ठीक है, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। तो अब क्या है, अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या बोला था, देखिए व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो व्यास क्या है, इसमें भी बराबर इसमें बराबर, जब व्यास बराबर तो क्या है रेडियस भी बराबर ना, तो जब व्यास और रेडियस दोनों बराबर तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही कैंसिल कर देंगे बिना वैल्यू रखे। तो क्या हो जाएगा, H1/H2 क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा आयतन का, ठीक है। तो रेशियो क्या निकल के आया, देखिए H1 कितना दिया गया है 10 है, और H2 क्या है 20 है, ठीक। तो ऐसे काट देंगे तो 1:2 आ जाएगा। चलिए ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए सारी वैल्यूज की हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखिए, मैं आप ट्रिक बता दूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए करेंगे। बिना सॉल्व किए एग्जाम में ऐसे करेंगे, देखिए दो बेलन दिया गया है और समान आकार का दिया गया, व्यास इतना सेंटीमीटर है, लेकिन आयतन का अनुपात पूछ रहा है। जब आयतन का अनुपात पूछ रहा है तो दिमाग लगाइए, आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि जब व्यास बराबर है तो व्यास तो इस केस में भी कटेगा उस केस में भी कटेगा, दोनों का बराबर कट जाएगा ना, और उसके बाद बचे वही चीज़ आपस में अनुपात बनाएगा जो अलग अलग होगा। आपस में अनुपात कौन बनाएगा, ऊंचाई बनाएगा 10 और 20, ठीक है। ऊंचाई में देखिए कोई स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, तो क्या होगा, सीधे सीधे 10 और 20 का रेशियो हम निकालेंगे। तो 10 और 20 का रेशियो क्या आएगा, 1:2 रेशियो ही तो आएगा, और यही जो है आयतन का अनुपात हो जाएगा। आपको बिना सॉल्व किए आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के यहाँ से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतना आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, इतना मत करिएगा, इससे ये तो टाइम खाएगा आपको, ठीक है। आपको मैंने कैसे बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक आपको किस तरह से शॉर्ट करके करना है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, रामू ने 25% छूट पर एक नई मेज खरीदी, यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो रामू को 185 रुपए और देने पड़ते। रामू ने मेज के लिए कितना भुगतान किया है, पूछ रहा है कि रामू एक मेज खरीदा है और उसके लिए कितना भुगतान किया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की पहली कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन में कह रहा है कि रामू ने 25% छूट पर एक मेज खरीदी है, तो छूट कितनी की मिली है रामू को, छूट मिली है 25% की छूट मिली है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। अब कह रहा है यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो रामू को 185 रुपए और देने पड़ते ना, इतने रुपए और देने पड़ते अगर छूट नहीं मिलती। तो इसका मतलब इतने रुपए की ही तो छूट मिल ही रही होगी, इतने रुपए की ही छूट मिली रही होगी ना। तो कितने रुपए की छूट मिली है, इतने रुपए की छूट मिली है, हाँ। और कितने परसेंट छूट मिली है, 25% छूट मिली। तो इसका मतलब 25% बराबर क्या हो गया, 185 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कि 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर होगा 185/25,
ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ क्या होती है, कोई भी चीज़ का दाम हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं ना, 100 में से ही तो 25 छूट मिली होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो उसका दाम था, जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस था, जो मार्केट प्राइस था, जिस मार्केट प्राइस पे ये छूट मिली थी, वो मार्केट प्राइस कितना रहा होगा, वो अंकित मूल्य कितना रहा होगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, 185/25 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 25 चौका हो जाएगा और उसके बाद ये मल्टीप्लाई करके 4 5 20, 4 8 32, 33, 34, 4 4 5 6 7। ठीक है, कितना आया, 340 रुपये। कितना आया, 740 रुपये। क्या आ गया, 740 रुपये आ गया, मार्केट प्राइस आ गया। अब मार्केट प्राइस आ गया, लेकिन पूछा क्या है, रामू ने कितने भुगतान किया होगा, कितना भुगतान किया होगा। देखिए इतना रुपए तो छूट मिली उसको, कितने रुपए की छूट मिली, 185 की छूट मिली, और इतना मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो अगर मार्केट प्राइस में से यही छूट निकाल देंगे, 185 निकाल देंगे, तो ही तो पता चलेगा कि उसने कितना भुगतान किया है। ठीक है, चलिए अभी हम इसको माइनस करते हैं, कितना आया, 555 रुपये आया। इसका मतलब कि रामू ने क्या किया है, रामू ने टोटल 555 रुपये दिए हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण और आनंद की आयु का अनुपात 3:1 है। 5 साल बाद अरुण की आयु आनंद की आयु के 2 गुने से 5 अधिक होगी, तो अरुण की आयु वर्तमान में कितनी होगी। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, जो वर्तमान की आयु दी गई है अरुण और आनंद की कितनी दी गई, 3:1 कितनी दी गई, 1 दी गई है। 5 साल बाद अरुण की आयु, अब देखिए अरुण कहाँ गया, हाँ अरुण ये है, अरुण है। ठीक है, और ये आनंद है। ठीक है, आनंद। तो अरुण की आयु 5 साल बाद, अरुण की आयु की 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसमें 5 ऐड करेंगे ना, 3x + 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अब भाई आनंद की आयु भी तो 5 साल ऐड करेंगे ना, 5 साल ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा आनंद की आयु, x + 5 हो गया ना। वर्तमान की आयु कितनी थी, 1 थी, 1 मतलब x। ठीक, तो अब क्या कह रहा है, देखिए 5 साल बाद अरुण की आयु, 5 साल बाद जो ये अरुण की आयु है, आनंद की आयु के 2 गुने से 5 अधिक है। पहले आनंद की आयु ये है, तो आनंद की आयु का 2 गुने से कितना अधिक है, 5 अधिक है। 5 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 2 गुने से, इसकी आयु के 2 गुने से 5 अधिक है ये ना। तो अब ये इक्वेशन हो गया आपका। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 3x + 5 = 2 अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, फिर 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 5। अब यहाँ 2 जो है इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, 3x - 2x बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। तो x + 5 = कितना हुआ, x + 5 15 हो गए यहाँ पे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो अब क्या कह रहा है, अब यहाँ जो हमारा x है ना, इसका रेशियो आ गया है, लेकिन क्या पूछ रहा है, अरुण की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो अरुण कौन है, अरुण ये है। अरुण की वर्तमान आयु कैसे आएगी, यही वर्तमान आयु है 3x ना। तो x इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 30 करेक्ट, सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पे देखते हैं क्या कह रहा है। छठा प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 कम कर देता है और 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का मूल मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य को घटा देता है। कितना घटा देता है, 39 घटा देता है। अगर विक्रय मूल्य को नहीं घटाता तो विक्रय मूल्य को अगर ये नहीं घटाता तो 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता, इसका मतलब 110 रुपये में बेचता। ठीक है, 110 रुपये में बेचता पहले वाले कंडीशन में, जब वो 39 रुपीज़ नहीं घटाता विक्रय मूल्य में। अब लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य में ही देखिए, अब यहाँ से घटा दिया ना, 39 रुपीज़ घटा दिया ना, 39 रुपीज़ देखिए यहाँ से घटा दिया, तो जो नया विक्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया, जो नया विक्रय मूल्य हो गया उसके हिसाब से 3% की हानि हो रही है। तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 में से क्या हो गया, 3% की जब हानि होगी तो 97 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दोनों विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को ही तो घटाया है, तो यहाँ का
देखिए 110, ये देखिए 110 और 97 का जो भी डिफरेंस आएगा इस परसेंटेज का वो बराबर हो जाएगा 39 रुपीज़ के। ठीक है, 39 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे गया और यहाँ पे 13% बराबर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 39/13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 रुपये आ जाएगा, मतलब 1% बराबर 3 रुपये होता है। और हमें ज्ञात क्या करना है, वस्तु का मूल मूल्य ज्ञात करना है। जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो ज्ञात करना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हम माने थे, 100% माने थे। तो अब 100% कितना हो जाएगा, देखिए 100% हो जाएगा 300 रुपये। कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे डिफरेंस यही 39 का आ रहा था और यही 39 का जो 110 रुपये का पहले लाभ होता तो फिर क्या हो रहा है, 3% की हानि हो रही, तो 97 रुपये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए अब इतने हमने तो आपको डीपली समझा दिया। आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम में 110 में से 97 घटा करके क्या करना है, डायरेक्ट आंसर ले आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर पर आवर की गति से निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, यदि कार उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करती है तो कार की गति क्या होनी चाहिए। तो अब एक चीज यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ 2 केसेस हैं, पहला केस और दूसरा केस। ठीक है, पहले केस में क्या है, एक कार क्या कर रहा है, 4 घंटे में टाइम क्या है, 4 घंटे है और स्पीड कितना है, 120 किलोमीटर पर आवर है। तो अब यहाँ से पता चल जाएगा कि कार जो है 4 घंटे और 120 किलोमीटर पर आवर में कितनी दूरी तय कर रही है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, दूरी बराबर समय गुणे चाल होता है। तो स्पीड कितना दिया गया है, 120 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 12 4 = 48, मतलब 480 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर की दूरी हो गई। अब क्या कह रहा है, यदि कार उसी दूरी को, अब इसी दूरी को 480 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर क्या है दूरी, इसी दूरी को किस टाइम से तय करता है, टाइम यहाँ दिया है, यहाँ पे दूर, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ डिस्टेंस पता करना है, यहाँ टाइम दिया है और क्या पता करना है, गति पता करना है। ठीक है, तो गति पता करना है हमको। ठीक, अब क्या है, टाइम कितना है, 3 घंटे है और क्या है, 20 मिनट है। देखिए अब यहीं पे हमको क्या करना है, चेंज करना है, 3 घंटे प्लस 20 मिनट मतलब 20/60। ठीक है, 20/60। देखिए मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब 3 3 × 9 = 10/3, 10/3 क्या हो जाएगा, घंटे हो जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, 480 है ना, 480 बटे समय कितना है, समय है 10/3, तो 10 यहाँ हो गया, मल्टीप्लाई क्या हो गया, 3 इधर हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 3 8 = 24, 3 4 = 12, 13 14, 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना गति हो जाएगी कार की गति हो जाएगी 144 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है। ठीक है, मतलब कोई अगर छात्र 100% में से 35% अंक पा जाएंगे तो वो पास कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है इस केस में, छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त किए हैं, 70 अंक मिले हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, और 70 अंक से फेल हो गया है। इतने तो क्या है, इतने उसके प्राप्त हैं, और कितने अंक से फेल हुआ है, फेल वो हुआ है 70 अंकों से फेल हो गया है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक बताना है कि कितने नंबर की परीक्षा हुई थी। देखिए मान लेते हैं परीक्षा 100 नंबर की थी।
ठीक है, 100% नंबर की थी और उसमें से 35% पाना अनिवार्य था ना। 35% पे कोई भी बच्चा फेल नहीं होता ना, तो कोई भी बच्चा 35% पे फेल नहीं होता। और इनको क्या है, ये जो छात्र हैं, एक ने क्या किया है, 70 अंक पाया है, 70 पाया है, और उसके बाद अगर 70 और पाता, देखिए 70 अंक से फेल हो गया तो 70 अंक तो पाया ही है, अगर 70 ये वाला 70 और पा गया होता तो इस 35 के बराबर हो जाता, फिर वो फेल नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो प्राप्त है 70 अंक, ठीक है, प्लस कितने नंबर से फेल है उसको भी जोड़ लीजिए, ये बराबर किसके हो जाएगा, 35 के अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, माना जाएगा कि वो फेल नहीं होगा। तो इसका मतलब 35% बराबर क्या हो जाएगा, 70 + 70, ठीक है, 70 + 70। 70 के अलावा यहाँ कोई और भी अंक हो सकता था, जैसे 40 भी हो सकता था, कोई भी अंक हो सकता था, लेकिन इसमें क्या ध्यान देना है, ध्यान सिर्फ इतना देना है कि जितना पाया है और कितना उसको और पाना था, इतना दोनों मिला देंगे तो भाई वो फेल नहीं होगा ना। तो 35% बराबर किसके हो जाएगा, 70 + 70 कितना हुआ, 140, ठीक है, 140 क्या, 140 नंबर्स के, ठीक। अब यहाँ पे 1% बराबर क्या हो जाएगा, 140/35 के हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि हमने क्या बताया, हमने बताया कि 100% नंबर है ना, 100% में से 35% तो पाना है, और यही तो पूछा है परीक्षा में, अधिकतम अंक पूछा है परीक्षा में, जो टोटल मार्क्स है वही पूछा है। टोटल मार्क्स 100% है, तो 100% क्या होगा, 140/35 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो यही जो है टोटल मार्क्स हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, जैसे क्या हो, 7 5 जा हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 5 4 जा, मतलब 400 जो है टोटल नंबर की परीक्षा हो रही है, ठीक है, 400 नंबर की टोटल परीक्षा हो रही है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्या कह रहे हैं, ए, बी और सी क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें राशि वितरित करनी है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में, ठीक है, ये दिन है, और बी करता है 15 दिन में, और सी करता है 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में करता है सी, यहाँ पे 30 लिख देते हैं, 30। अब हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पूरा कार्य कितना है, टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य कैसे आता है, इसका पूरा एलसीएम ले लेते हैं। जब 12, 15 और 30 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यही आ जाएगा हमारा टोटल कार्य, ठीक है। अब क्या है, अब जो है ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 60/12 कितना हो जाएगा, एक दिन में 5 कार्य करता है। अब इसी कार्य के हिसाब से लोगों को बटेगा ना पैसा तो जो जितना कार्य करेगा उसको उतना ही मिलेगा ना। तो ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 कार्य करता है। इसी तरह से बी जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 कार्य करता है, ठीक है, 60/15 हो गया। और सी एक दिन में कितना कार्य करता है, सी एक दिन में 2 कार्य करता है, ठीक है, 2 कार्य करता है। अब इसी अनुपात के हिसाब से क्या होगा, इसी अनुपात के हिसाब से पैसा बटेगा, ठीक है। तो यही क्या हो गया, यही जो है कार्य एक दिन का कार्य का हो गया और उतने ही पैसे का हो गया, ठीक है, उतनी ही राशि वितरित होगी, जितना जो कार्य करेगा उतनी ही राशि वितरित होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। मैं तो यहाँ पे समझाने के सब लिख रही हूँ, आप क्या करिएगा, आप डायरेक्ट 60 इसका एलसीएम लेकर के डायरेक्ट डिवाइड करके आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, बनारस की जनसंख्या इतनी है, ठीक है, यदि वार्षिक जन्म दर क्या है, मतलब एक साल में, एक वर्ष में क्या है, जन्म दर क्या हो रही है, जन्म दर कितनी है, 9% है, जन्म दर 9% है ना। और मृत्यु दर कितनी है, 7% है, मृत्यु दर तो माइनस हो जाएगी ना, 7% है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या की मतलब आबादी क्या होगी, ये हमको पता करना है। तो एक वर्ष में टोटल क्या हो रहा है, आबादी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, 9% बढ़ रहा है और 7% घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ टोटल जो हो गया एक वर्ष में, टोटल एक वर्ष में क्या हो रहा है, एक वर्ष में 2% बढ़ रहा है, ठीक है, 2% बढ़ रहा है। अब क्या करेंगे, अब ये जनसंख्या यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है।
लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड्स का बढ़ना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको 102 हो जाएगा, क्योंकि 100 में ही होता है ना इंक्रीज, तो 102 बटा 100। ठीक, अब यहाँ से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 5 2 जा हो जाएगा। अब उसके बाद ये 5 4 जा, और यहाँ पे 5 5 जा हो जाएगा। ठीक है, और 2 का यहाँ पे 5 1 जा, 5 1 जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 51। ठीक है, अब इसको पूरा क्या करेंगे, इसको जब पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका, ये देखिए ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 234090। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की क्लासेस यहीं तक। इससे पहले आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। आज का प्रश्न क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:3 है। यदि परिमाप 132 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 684, 864 या 846 या 648। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको जरूर से सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।